नमस्कार दोस्तों, यदुराज अकेडमी के ऑनलाइन स्पेस में आपका फिर से स्वागत है। आइए हम अगले टॉपिक को करते हैं। इस टॉपिक में हम जो सॉल्यूशन लेंगे उस केस में सॉलिड को डिसॉल्व किया गया है लिक्विड में, यानी कि जो सोल्यूट है वो तो सॉलिड है और जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड है। तो ये एक लिक्विड सॉल्यूशन है हमारे पास, और जो हमारा सॉलिड है वो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, मतलब कि उसके वेपर्स नहीं बनेंगे। अगर उसके वेपर नहीं बनेंगे तो यहां पे जो वेपर प्रेशर क्रिएट होगा, ठीक है, वो वेपर प्रेशर तो सिर्फ सॉल्वेंट का होगा, क्योंकि सोल्यूट के तो वेपर बनेंगे नहीं। तो ये वाला जो वेपर प्रेशर है ये रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। दो केस है आपके पास, ये प्योर सॉल्वेंट है, दिस इज ए प्योर सॉल्वेंट। यहां पे हमने सोल्यूट को ऐड नहीं किया, राइट। तो ये जो ओपन सरफेस है, ये सारा का सारा ऊपर का सरफेस जो है, यहां पे सारे के सारे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल और जो इजिली वेपर बन जाएंगे, क्योंकि उनके पास बहुत सारा सरफेस अवेलेबल है इवेपोरेशन होने के लिए। तो इनके वेपर्स इजिली बन जाएंगे और यहां पे जो हमारा प्रेशर क्रिएट होगा वेपर्स का वो ज्यादा होगा इसके कंपैरिजन में। यहां पर क्या हो रहा है कि हमने कुछ सोल्यूट ऐड कर दिया और सोल्यूशन बना दिया। अब कुछ सोल्यूट जो है वो सरफेस की जगह को ऑक्यूपाई कर लेंगे। सरफेस कम होने की वजह से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के वेपर कम बनेंगे, राइट। कम बनने की वजह से उनका प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। इसी चीज को हम यहां पर समझने की कोशिश करें। द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर इज फाउंड टू बी लोअर देन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट एट द सेम टेम्परेचर। जो मैंने आपको भी एक बात समझाई थी, ये और ये केस हमने डिस्कस किया है, उसी को यहां पर बताया गया है कि ये जो सॉल्यूशन है जिसमें हमारा सोल्यूट जो कि नॉन वोलेटाइल है, इसका वेपर प्रेशर घट जाएगा इसके कंपैरिजन में। क्लियर। अब आगे, द फ्रैक्शन ऑफ द सरफेस कवर्ड बाय द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल गेट्स रिड्यूस। इसका रीजन क्या है, वाई कम क्यों हो जाएगा? बिकॉज जो ये पहले सारा सरफेस अवेलेबल था सॉल्वेंट के लिए, अब वो सरफेस की कम हो गया है, क्योंकि वहां पे कुछ जगह सॉल्यूट पार्टिकल्स ने भी कवर कर ली है और सोल्यूट पार्टिकल्स हमारे नॉन वोलाटाइल हैं, मतलब कि उनके वेपर्स बनेंगे नहीं, राइट। अब आगे चलते हैं हम। अब यहां पे क्या डिस्कवर हुआ है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डिस्कवर हुई है, पता चली है कि द डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। अब ये जो वेपर प्रेशर तो ठीक है घट जाएगा, ठीक है ना, जो ये डिक्रीज होगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। क्वांटिटी ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर। मतलब कि जो वेपर प्रेशर घट रहा है वो सिर्फ उनकी क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करेगी, क्वालिटी पे डिपेंड नहीं करेगी, उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करेगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं पानी में 1 मोल सुक्रोज डालूं या 1 मोल यूरिया डालूं, तो जो प्रेशर घटेगा वेपर प्रेशर वो दोनों में सेम होगा। क्यों सेम होगा? कि वो ये कह रहा है कि मैंने इसमें भी सेम क्वांटिटी ऐड की, सिर्फ क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, और यहां पे भी मैंने सेम क्वांटिटी ऐड की, चाहे मैं एक में सुक्रोज ऐड कर रहा हूं चाहे मैं एक में यूरिया ऐड कर रहा हूं, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ पड़ता है क्वांटिटी से। मतलब हमें लेना देना सिर्फ क्वांटिटी से है, क्वालिटी से लेना देना नहीं है, नेचर से लेना देना नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और जो प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं उनको हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं, जो हम आगे आने वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, रॉल्स लॉ इन जनरल फॉर्म कैन बी स्टेटेड एज, फिर से रॉल्स लॉ की डेफिनेशन, फॉर एनी सोल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल कंपोनेंट। अब दोस्तों जो हमने यहाँ पे सोल्यूशन बनाया उसमें वोलेटाइल कंपोनेंट तो सॉल्वेंट ही है, जो सोल्यूट है हमारा वो तो वोलेटाइल है नहीं है, ठीक है ना। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, ये हमारा रॉल्स लॉ। अब हमारे इस केस में सॉल्वेंट जो है वही हमारा वोलेटाइल है, सोल्यूट तो हमारा वोलेटाइल है नहीं, वो तो नॉन वोलेटाइल है। तो यहां पे जो P1 प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है X1 के, एंड X1 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। X1 क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। क्लियर। तो P1 ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर X1 ज्यादा होगा तो P1 ज्यादा होगा। अब मैं एक स्पेशल केस कर लेता हूं कि X1 को मैं 1 ले लेता हूं। अगर मैंने X1 को 1 ले लिया दोस्तों, तो मेरा सारा का सारा मोल जो सॉल्वेंट है उसके, यानी कि सोल्यूट तो 0 हो जाएगा, सोल्यूट तो है ही नहीं, फिर तो प्योर सॉल्वेंट बन जाएगा वो। जो वो प्योर सॉल्वेंट बन जाएगा, ये वाला केस,
ये प्योर सॉल्वेंट बन जाएगा। और इस केस में दोस्तों अगर मैं x1 को 1 पुट करूंगा तो P1 और P1 नॉट क्या हो जाएंगे, सेम। यानी कि ये वाला जो प्रेशर यहां पे क्रिएट हो रहा है ये है आपका P1 नॉट और ये है आपका प्रेशर P1। ठीक है, एज पर दिस डेफिनेशन। ओके, अब यहां पे ग्राफ समझाया गया दोस्तों। यहां पे हमारे पास जीरो क्या है, x1 इज जीरो। अभी मतलब कि यहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शन, जब भी कोई चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है ना तो स्ट्रेट लाइन बनती है। जब आपका x1 जीरो है तो P1 भी जीरो होगा, राइट। जैसे जैसे सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। और जब आपका x1 1 हो जाएगा तो P1 यहां पे क्या हो जाएगा, P1 नॉट, यानी कि जितना उसका प्योर स्टेट में सॉल्वेंट का प्रेशर होता है। ठीक है, ये आपके सामने ग्राफ है। इस केस में आपका दोस्तों P2 क्या है, जीरो। P2 मतलब प्रेशर ऑफ सोल्यूट, और सोल्यूट तो हमारा क्या है, नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल की तो वेपर बनते नहीं, जब उनके वेपर नहीं बनेंगे तो उनका वेपर प्रेशर नहीं होगा, क्लियर, इसलिए वो जीरो। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। इस डेफिनेशन को हम समझते हैं। अब मैं आपके सामने पढ़ा, द सोल्यूशन विच ओबे रॉड्स लॉ ओवर द इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन आर नोन एज आइडियल सॉल्यूशंस। ये डेफिनेशन होगी, मतलब उन सॉल्यूशंस को हम आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे जो रॉड्स लॉ को ओबे करें किसी भी कंसंट्रेशन पे, इंटायर रेंज, मतलब कंसंट्रेशन कम पे भी ज्यादा पे। द आइडियल सॉल्यूशन हैव, इसके अलावा उनके पास दो और प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। वो दो और प्रॉपर्टीज क्या है, द एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग ऑफ द प्योर कंपोनेंट टू फॉर्म द सॉल्यूशन इज, मतलब कोई ना तो हीट इवॉल्व हो ना कोई हीट ऑब्जर्व हो, ना तो वो एक्सोथर्मिक हो ना वो एंडोथर्मिक हो, और वॉल्यूम भी चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, जितना रिएक्टेंट, मतलब जितना पहले सॉल्यूशन बनाने से पहले जितना वॉल्यूम है उतना ही बाद में रहना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन और इंटायर रेंज पे रॉड्स लॉ को ओबे करे तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं आइडियल सॉल्यूशंस, क्लियर। और जो ना करे उसको कहते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, यहां पे से समझाया गया, नो हीट इज ऑब्जर्व्ड और इवॉल्व। ओके, आल्सो द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वुड बी इक्वल टू द सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द टू कंपोनेंट, क्लियर। तो ये हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन हो गया। अब आइडियल सॉल्यूशन होता कब है, अगर हम उसको इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस की टर्म्स में समझें। सपोज करो मेरे पास दो चीजें हैं, एक AA और एक BB, इनमें से एक सोल्यूट ले लेते हैं और एक को हम सॉल्वेंट मान लेते हैं। तो ये दो कंपोनेंट हो गए। मैंने सॉल्यूशन बनाया, जब मैं सॉल्यूशन बनाऊंगा तो मेरे पास पहले तो एक AA तरह की फोर्स थी ना, AA टाइप की फोर्स थी, और एक BB। जब मैं सॉल्यूशन बनाऊंगा तो मेरे पास एक नई टाइप की फोर्स आएगी, AB टाइप की। उनके मतलब A और B के बीच में भी कुछ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शंस होंगी। अगर मेरी AB टाइप वाली फोर्स AA और BB की तरह ही है, ये उसके आसपास है, तो मेरा आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। अगर ये वीक बन रही है फोर्स तो मेरा नॉन आइडियल बनेगा। अगर ये स्ट्रांग बन रही है फोर्स तो भी मेरा नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। अगर ऐसी ही है जैसी इनकी ही है, ठीक है, तो मेरा आइडियल बनेगा। मैं आपको यहां पे पढ़ के बता, इफ द इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द AA एंड BB आर नियरली इक्वल टू दोज बिटवीन AB, मतलब AA और BB में जो फोर्स है और AB में जो फोर्स है वो आपस में लगभग सेम है, दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। ए परफेक्टली आइडियल सॉल्यूशन तो होता नहीं, लेकिन आसपास हो सकता है। जैसे N-हेक्सेन और N-हेप्टेन वाला एग्जांपल है, अगर हम इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारा लगभग आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही आपका क्लोरोइथेन और बेंजीन और ब्रोमोइथेन और क्लोरोइथेन में और बेंजीन और टोलिन में भी जो सॉल्यूशंस बनेंगे वो भी आइडियल सॉल्यूशन की कैटेगरी में आते हैं। अब हमारे पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन आते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है, जो रॉड्स लॉ को ओबे ना करें और जिसमें डेल्टा H नॉन इक्वल टू जीरो और डेल्टा B मिक्स भी नॉन इक्वल टू जीरो। When solution does not obey Raoult's law over the entire range of concentration, then it is called non-ideal solution. The vapor pressure of such solution. अब इसका जो वेपर प्रेशर होगा या तो वो ज्यादा होगा या वो कम होगा। अगर वो ज्यादा होता है, ठीक है ना, तो हम उसे कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन। अगर वो कम होता है तो हम उसे कहते हैं नेगेटिव डेविएशन, क्लियर। If it is higher, the solution exhibits positive deviation. If it is lower, then it exhibits negative deviation from Raoult's law. या तो या वो पॉजिटिवली डिविएट करेगा या वो नेगेटिव। अब पॉजिटिवली डिविएट कब करेगा दोस्तों, उसकी कंडीशन क्या है। इन केस ऑफ पॉजिटिव डिविएशन, जो AB टाइप ऑफ फोर्स है ना, वो AA और BB टाइप से कमजोर होगी।
पॉजिटिव डेविएशन में, क्योंकि देखो वेपर बनना है, पॉजिटिव डेविएशन तब आएगी जब इजीली वेपर बनेंगे। मतलब ए और बीबी में से भी वेपर बनते थे, लेकिन जो ए बी है उसकी फोर्स वीक होने की वजह से ज्यादा वेपर बनेंगे, आसानी से वेपर बन जाएंगे, मतलब किसी ना वजह से फोर्स कम हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। तो इस केस में पॉजिटिव डेविएशन आएगी, और जो इसका ऑपोजिट केस है उस केस में हमारी नेगेटिव डेविएशन आएगी। ठीक है, ये हमारे ग्राफ है, ये पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ है दोस्तों। ये वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का, ये वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, इसका वेपर प्रेशर इस आइडियल सॉल्यूशन से ज्यादा है। ओके, ऐसे ज्यादा मतलब सॉल्यूशन का जो, क्योंकि ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है और पॉजिटिव डेविएशन को शो कर रहा है। ये वाला ग्राफ हमारा नेगेटिव डेविएशन को शो कर रहा है। इसमें क्या है कि आइडियल सॉल्यूशन तो ये डॉटेड लाइन है, लेकिन ये जो सॉलिड लाइन है ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर को दिखा रहा है। ये देखो कम है, इसमें ये जो प्रेशर हमारे पास आ रहा है वो कम आ रहा है, तो कम आने की वजह से मतलब नेगेटिव डेविएशन ये शो कर रहा है। अब यहां पे इनमें रीजंस भी समझाए गए हैं। अब ये पॉजिटिव डेविएशन होगा या नेगेटिव डेविएशन होगा वो इस बात पे डिपेंड करता है दोस्तों कि ये जो ए बी के बीच में फोर्स है ये ए और बी से ज्यादा है या कम है। तो मैंने कहा था अगर ये फोर्स कम होती है ए और बी से तो ज्यादा इजीली वेपर बनते हैं, ज्यादा इजीली वेपर बनते हैं तो पॉजिटिव डेविएशन आती है। अगर ये फोर्स ज्यादा है, स्ट्रांग है, तो इनके वेपर्स बनेंगे नहीं, इनके वेपर्स बनेंगे नहीं तो वेपर प्रेशर घट जाएगा, उस केस में हमारे पास नेगेटिव। ये जो पूरे पैरे में आपको यही समझाया गया, कहीं पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से स्ट्रांग फोर्स हो जाएगी, कहीं पे वीक हो जाएगी। आप इस पूरे पैरे को जब पढ़ेंगे तो आप को यही समझ में आएगा कि कहीं कहीं पर ए बी फोर्स घट जाएगी, जहां पे घट जाएगी वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, कहीं कहीं पे आपकी ए बी फोर्स ज्यादा हो जाएगी और किसी भी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से या डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से, तो वहां पे हमारे पास नेगेटिव डेविएशन आएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये यहां पे आपका ये क्लियर हो गया। एक और भी यहां पे बता दो, सम लिक्विड्स ऑन मिक्सिंग फॉर्म एजियोट्रॉप्स। नेक्स्ट हमारे पास यहां पे जो दोस्तों डेफिनेशन है वो है एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं। एजियोट्रॉप्स भी मिक्सचर है, सॉल्यूशन है। वो कैसे बनते हैं जिसमें कंपोजिशन जो कि लिक्विड फेस में और वेपर फेस में सेम होती है। सम लिक्विड्स ऑन मिक्सिंग फॉर्म एजियोट्रॉप्स विच आर बाइनरी मिक्सचर, दो कंपोनेंट से ही बनेगा, हैविंग द सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेस। मतलब लिक्विड फेस में जो कंपोजिशन होगी और वेपर फेस में जो कंपोजिशन होगी वो सेम होगी। अगर ऐसा होता है तो हम उसे एजियोट्रॉप्स कहते हैं। हमारे पास दो तरह के एजियोट्रॉप्स होते हैं, एक मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और एक मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप वो होंगे जिनमें लार्ज पॉजिटिव डेविएशन आएगी फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ। जो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे वो बनाएंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। जो मिनिमम, ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप लार्ज नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। तो उल्टा है, जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है वो सॉल्यूशन होंगे जो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन देंगे, और जो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है जो मिनिमम पॉजिटिव मैक्सिमम नेगेटिव डेविएशन देंगे। क्लियर, यहां पे लिखा है इफ द लिक्विड एंड वेपर हैव द सेम कंपोजिशन द सोल्यूशन दैट शो लार्ज नेगेटिव डेविएशन। हाँ, जो लार्ज नेगेटिव डेविएशन देंगे राउल्ट्स लॉ से वो बनाएंगे आपके मिनिमम मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। यहां पे उल्टा है, ठीक है ना। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप वो बनाएंगे जो पॉजिटिव डेविएशन देंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप वो बनाएंगे जो लार्ज नेगेटिव डेविएशन देंगे राउल्ट्स। तो ये डेफिनेशन को आपने समझ लेना है। एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, वो होते हैं जिनकी लिक्विड फेस में और वेपर फेस में सेम कंपोजिशन हो और वो बॉईल करते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो ये आपके पास एक सिर्फ डेफिनेशन है, इसका ध्यान रखना आपको। तो दोस्तों इसके बाद हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। ये न्यूमेरिकल हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, पहले टॉपिक्स में ये आपके कवर हो चुका है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और उसके आगे के टॉपिक्स कराऊंगा। आई होप आपको ये समझ आए। आप एनसीईआरटी वेबसाइट पे जाकर इस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे पढ़ सकते हैं, और कुछ अगर डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।